Assalamualaikum everyone. This is Areej Baloch from Medical Assessment Testing Service here. So, अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एक सूरह दुआ उसकी एक वर्स बताना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और जो आपके दिल को भी बहुत सुकून देगी. दैट इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा वद्दअक रब्बुक वमा कला. अच्छा, इस सूरह जो मैंने आपको भी वर्ड्स बताई इसकी बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है. ये अरबिक एक वर्ड्स है जिसका मतलब है कि ना तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और ना ही तुमसे नाराज़ हुआ है. तो वो सब स्टूडेंट्स, मैं इन सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी जो थोड़ा जो अभी इम्प्रूवर हैं, जो 2026 का सेशन देंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेशन है वो 2026 का होगा. ठीक है, तो ये ना सिर्फ फ्रेशर के लिए बल्कि इम्प्रूवर हर स्टूडेंट के लिए. तो मैं उन स्टूडेंट्स को स्पेशली कहना चाहूँगी जो इम्प्रूवर हैं कि बेटा ना तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और ना ही वो तुमसे नाराज़ हुआ, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैंने ना तुम्हें कभी छोड़ा और ना मैं तुमसे कभी नाराज़ हुआ. और दूसरी इसके आगे वर्स है जिसको मैंने बताया नहीं आपको, जिसका मतलब ये होता है कि आपका आने वाला वक्त वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल-ऊला, मतलब कि आपका आने वाला वक्त आगे वाले इस वाले वक्त से ज़्यादा बेहतर होगा. सो बेटा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी इस सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा. ठीक है, 2026 सेशन, ये जो हमारा जो सेशन है स्पेशली 2026 का बिल्कुल न्यू सेशन हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स के लिए. और ये आज हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर 2025. ठीक है, इस सेशन में होगा क्या क्या. देखिए बेटा, इस सेशन में आपको ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि MCQs बैंक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 60,000 प्लस MCQs होंगे प्योर STB की बुक की लाइन्स, क्योंकि इस बार 2025 में जो पेपर बना था वो प्योर STB की लाइन से बना था. बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज थी, बहुत अच्छा पेपर, बहुत मज़े का पेपर जो है ना, मैंने खुद देखा था, बहुत अच्छा बना था. तो आप लोगों ने जो है अपनी बुक को बहुत अच्छे से रीड करना है और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ आपको उन स्टेप्स को फॉलो करते रहना है. सबसे पहला स्टेप ये, क्योंकि बेटा पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है और वो मैं आपको पूरा साल पढ़ाती रहूँगी. ठीक है, टिल 2026 की एंट्री तक. लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको सबसे पहले आपका बेटा अगर फ़ोन चलाओगे ना कुछ भी नहीं बनेगा ज़िंदगी में, ना आज ना कल ना हुआ, ना कुछ हुआ था इससे ना कुछ होगा. इसको फ़जूल यूज़ नहीं करना. एनी हाउ आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से इसको क्या करना है, आउट टिल एंट्री. ठीक है, फर्स्ट ये बात होगी. फ़ोन से कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी ख़राब होती है. काम के लिए यूज़ करो, लेक्चर सुनो, अपना काम करो, दैट्स इट, काम ख़त्म. जितना काम था हो गया. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ाई के हवाले से. फ़ोन भी पढ़ाई के हवाले से ही थी, लेकिन अगर मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ तो किस तरीके से आपको पढ़ना है. ठीक है, हाउ टू स्टडी बायो. देखिए मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये आप जो हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो. स्टेप 1, ठीक है, आपने ना वो वीडियो लेक्चर सुना, वॉच वीडियो लेक्चर. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, इसके बाद सेकंड आपने क्या करना है, आपने पढ़ लिया, अब क्या करो, बुक रीड करो. ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बुक रीड करवाऊँगी. मैं इसलिए ये कर रही हूँ ताकि आपको बुकिश लैंग्वेज समझ में, क्योंकि इस बार इंटर में भी बुक ही आया था. सेकंड पॉइंट ये. इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, बुक रीड कर लिया आपने. ठीक है, जब अब क्या करो, एक पेन एंड कॉपी उठाओ, उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपने बुक को रिवाइज़ किया ना, उसमें क्या करो, राइट, उसमें लिखना शुरू करो. क्या क्या करो, लिखना शुरू करो जो आपको आता है. ज़रूरी नहीं आपने ना इंग्लिश की बहुत बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश लिखनी है आपने, क्योंकि बेटा मैं आपका कोई काम चेक नहीं करने वाली. ठीक है, मैं आपको एक्सीलेंट गुड नहीं दूँगी जो बचपन में मिलता था, ऐसे ऐसे करके जो मिलता था ना, मार्वेलस या गुड या एक्सीलेंट. क्योंकि अब
जो आपको खुद ही लाइफ को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस तरीके से काम लेना है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बता था, क्योंकि हम डायरेक्ट वीडियो लेक्चर में कर सकती थी रिकॉर्ड, पर मकसद क्या था कि आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से पढ़ना है। और सपोज़ अगर मैं आपको अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कुछ सब टॉपिक्स हैं, उसमें फ़र्स्ट ही होम्योस्टेसिस इटसेल्फ है, उसके बाद सेकंड है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात कि ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो मैं पूरा नहीं लिखूँगी, उसको मैं ऐसे लिखूँगी ऑस्मोरेगुलेशन। फिर उसमें आ जाता है आपके पास टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, वो हम देख लेंगे कौन सा है। जो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसकी बात कर रही हूँ। ऑस्मोरेगुलेशन होगा, होम्योस्टेसिस पढ़ाऊँगी, ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ाऊँगी, मैं आपको थर्मोरेगुलेशन पढ़ाऊँगी, आपको मैं एक्सक्रीशन पढ़ाऊँगी। एक्सक्रीशन पूरा लिख लेती हूँ आप लोगों के लिए वो भी, वरना टाइम बहुत कम है ना, तो जितना हो सके चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करके लेकिन मज़े से पढ़ लें, ठीक है। एक्सक्रीशन फिर हम पढ़ेंगे, इसके बाद फोर्थ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। फिर नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है ना, सब टॉपिक आपके जो बुक में गिवन है, मैं आपको बिल्कुल वही पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। देखिए आराम आराम से पढ़िए, अभी इतना टाइम एंट्री में टाइम पड़ा हुआ है, बहुत सुकून सुकून से पढ़िए, लेकिन सही से समझे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए जी, अब ये आपका बायोलॉजी का इंटर का बुक है, इसका सबसे फर्स्ट टॉप जो हमारे पास चैप्टर है वो है हमारे पास कौन सा, होम्योस्टेसिस। और अब हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब देखिए अगर हम होम्योस्टेसिस को खोलें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वो है होम्योस्टेसिस इटसेल्फ, फिर ऑस्मोरेगुलेशन, फिर एक्सक्रीशन, फिर यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, फिर डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, फिर थर्मोरेगुलेशन। देखिए बेटा, जो फर्स्ट वाले दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, मैं आज आपको ये दोनों कवर करवाऊँगी। क्यों? इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाला जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस वो छोटा, वो जल्दी हो जाएगा और उसमें इतना मुश्किल भी कुछ नहीं। ऑस्मोरेगुलेशन भी आराम से इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम कोशिश करूँगी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर ना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। देन हम करेंगे एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के साथ ही हम कोशिश करेंगे यूरिनरी, बल्कि ये नहीं होगा, एक्सक्रीशन अलग से होगा, इसका वीडियो अलग से बनाऊँगी। तो हम जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊँ आगे, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको होम्योस्टेसिस पढ़ाया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, बुक से रिवाइज़ किया, जो स्टेप ऊपर बताए थे लिखना है आपको किस तरीके से राइट करना है, वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। देन ऑस्मोरेगुलेशन, देन एक्सक्रीशन। मैं देखें बेटा, मैं आगे जाऊँगी, मैं आगे आगे आपको पढ़ाती जाऊँगी, लेकिन आपका क्या काम है, ठीक है। व्हाट्स योर ड्यूटी, व्हाट्स योर ड्यूटी, आपका क्या काम है। आपका काम ये है कि मैं जैसे जैसे आगे जाऊँ, आपको क्या करना है, डेली पीछे वाले रिवाइज़ करने हैं, डेली पीछे पीछे वाला भी साथ साथ रिवाइज़। ऐसे क्या होगा, मैं आती आगे आगे आती रहूँगी, आप पीछे वालों को भी रिवाइज़ करते रहो। ऐसे क्या होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उसमें हर चीज़ क्या होगी, फिट होती जाएगी, ठीक है। और हमारा काम यही है कि जब तक एंट्री नहीं होती आप लोगों को हर चीज़ को रिवाइज़ करते रहना। जिस दिन रिवाइज़ करना छोड़ा, उस दिन जो ये आपका दिमाग है, इसमें से चीज़ें क्या होंगी, भूलना निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब तक वो आप क्या करो, इसको भरते रहो टिल एंट्री 2026 तक, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, होम्योस्टेसिस। कोई पेन अच्छा सा कलर उठा लेते हैं जो नज़र भी आया हमें, रेड ही सही है वैसे, ब्लैक मेरा फेवरेट है, फिर ब्लैक से करूँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लिखा भी ब्लैक से हुआ है, रेड सही, ठीक है। देखिए होम्योस्टेसिस, पहले हम क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस की टाइम को ब्रेक करते हैं। होम्योस्टेसिस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे अपनी पसंद का कलर लगा देती हूँ, होम्योस्टेसिस,
होम्योस्टेसिस, देखिए होम्योस्टेसिस दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक है इसका प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर हम प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले आता है, ये जो प्रीफिक्स है होम्योस्टेसिस, होम्यो वर्ड का मतलब होता है सेम, या हम बोलें बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, या हम बोलें इक्विलिब्रियम, सबका एक ही मतलब है। मतलब कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी में जो क्या करता है, बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है, या किसी भी चीज़ को सेम रखता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो इसका सफिक्स है होम्योस्टेसिस वर्ड में, दैट इज स्टेसिस। इसका क्या मतलब होता है, टू स्टे। तो हमारे पास पूरी इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द मैकेनिज्म विच बैलेंसेस आवर बॉडी, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो क्या करता है हमारी बॉडी को सेम रखता है, बैलेंस्ड में रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। फॉर एग्जांपल हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, क्या हम अगर हम कोई भी एक सपोज करें कि हमने एक बंदा उठाया। अच्छा, ये बंदा क्या चाहता है, ये बंदा क्या चाहता है, मैं अपनी जो लाइफ है उसमें क्या रखूँ, एक बैलेंस रखूँ। मतलब मैं अपनी जो लाइफ है वो किस तरीके से गुजारूँ, पीसफुल गुजारूँ, सुकून से। तो वो उसके लिए हर जो है जायज़ काम करेगा, नाजायज़ काम आपने नहीं करना, जायज़ काम करना। तो जायज़ काम करेगा कि मैं क्या करूँ, अपनी लाइफ को मेंटेन रखूँ, अच्छे तरीके से गुजारूँ, मुझे कोई भी लॉस ना हो। बिल्कुल वैसे हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी इट्सेल्फ जो है, वो भी यही चाहती है कि मैं क्या रखूँ, खुद को हमेशा क्या रखूँ, बैलेंस्ड रखूँ, क्या रखूँ, सेम रखूँ, इक्विलिब्रियम में रखूँ। इक्विलिब्रियम का भी यही मतलब होता है बैलेंस में रखना। तो हमारी बॉडी को जो ये जो सारी चीज़ें प्रोवाइड है ना, वो कौन करता है, कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी में, कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है ये सब करता है। उस मैकेनिज़्म का नाम क्या है, ये हमने बंदा बना लिया फिर से थोड़ा। एक मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म, ठीक है। मैकेनिज़्म की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखती, बस एम लिखा। मैकेनिज़्म वो कौन सा है, होम्योस्टेसिस, एच एस, ठीक है। एच एस जो है ना, ये आप समझ लें, एच का मतलब है होम्यो, एस का मतलब है स्टेसिस। थोड़ा है ना, हमें ना छोटी छोटी जो है ऐसे लिखेंगे टर्म्स ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। होम्योस्टेसिस, तो ये कौन सा मैकेनिज्म कौन करता है, एच एस इसको कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस। देखें एच एस कितना मतलब एक अच्छा सिस्टम है जो हर चीज़ को मिल के आपस में साथ मिल के हर चीज़ को बैलेंस कर देता है, होम्योस्टेसिस। अच्छा, अब हम है ना बुक की रीडिंग करते हैं। आई होप आपको होम्योस्टेसिस टाइम का मतलब आ गया होगा समझ में, कि होमो का मतलब सेम, स्टेसिस का मतलब ट्विस्ट है, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा बॉडी में मैकेनिज्म जो क्या करता है, हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, सेम रखता है, उसको बैलेंस रखता है, उसको इक्विलिब्रियम में रखता है, उसको उसमें कोई जो है चेंजेस नहीं आने देता, बुरे चेंजेस स्पेशली नहीं आने देता, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, अब मेरा फेवरेट कलर चला जाएगा ब्लैक, अब हमें कोई और यूज़ करना पड़ेगा, रेड सही, ठीक है। द टर्म होम्योस्टेसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बुकैनन, कहने कि जो टर्म होम्योस्टेसिस है वो वाल्टर बुकैनन ने दी थी। और इसने क्या बोला था, ही डिस्क्राइब इट एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। इसने बोला कि होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद ही मेंटेन हो जाता है, अपनी जो चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल उनको मेंटेन करता है, और बॉडी में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आने देता। by which biological systems maintain stability while adjusting to the changing condition, मतलब कि अगर कंडीशन चेंज हो रही है, एक्सटर्नल कंडीशंस, उसको स्टेबलाइज करता है कैसे, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ऐसे सिस्टम्स को क्या करता है कि स्टेबलाइज करता है। भले आया हमारी जो कंडीशन है बाहर वाली वो बहुत ख़राब है या नॉर्मल है कुछ भी, लेकिन हमारी बॉडी को बैलेंस्ड में रखना है। मतलब जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो 37 है तो उसको 37 ही रखना है, उसमें कोई चेंज की कोई भी गुंजाइश नहीं। तो वो कौन करता है, होम्योस्टेसिस खुद ब खुद रेगुलेट करता है। और वाल्टर बुकैनन साहब जो थे, इन्होंने भी हमें ये बताया था कि ये क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। अच्छा, करेंगे होम्योस्टेसिस इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गई कि जो होम्योस्टेसिस जो है वो क्यों ज़रूरी है। अगर हमसे कोई पूछे क्यों ज़रूरी है, हम क्यों होम्योस्टेसिस को पढ़ते हैं, तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखता है। इससे अहम बात क्या हो सकती है कि हमारी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखे, वही तो हमारे लिए अहम बात होती है। होम्योस्टेसिस क्या करता है, हमारी बॉडी की कंटिन्यूटी, हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है
क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन है उनको स्टेबलाइज करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। मतलब अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको स्टेबलाइज करता है। कहेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हमारे पास जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और एक्वेटिक में भी। जाहिर की बात है, हमारी जो ये अर्थ है, पूरी की पूरी अर्थ देखें तो इसमें काफ़ी जो हिस्सा है वो पानी भी है और काफ़ी हिस्सा ज़मीन भी है। मतलब हर इसका अलग अलग रेशो है, ठीक है। तो ज़ाहिर की बात है, हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाई जाती हैं। कोई एक थोड़ी है, हम इंसान थोड़ी है, हमारे अलावा लाखों करोड़ों और ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे। तो कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन में रहते हैं, एक्वेटिक का मतलब ऐसे जो पानी में रहते हैं। तो कुछ पानी वाले हैं और कुछ ज़मीन वाले मतलब टेरेस्ट्रियल, कुछ पानी वाले, उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक, ठीक है। करेंगे दीज इन्वायरमेंट है वेरिएबल कंडीशन। मैंने अभी अभी आपको बताया कंडीशन सेम नहीं रहती, लेकिन कंडीशन कैसे सेम रह सकती है, कंडीशन हमारे हाथ में है थोड़ी ना। फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे, मैं आपको नॉर्मल बात करती हूँ, ऐसे थोड़ी ना कि हर वक्त सर्दी हो हर वक्त गर्मी हो, या तो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन अभी 3 नवंबर है आज, आज देखें नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब थोड़ी बहुत सर्दी है, तभी मेरा थोड़ा बहुत है ना गला ख़राब हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं अगर कहूँ कि नहीं भाई मुझे ना गर्मी चाहिए, तो क्या हो सकता है, मैं गर्मी को खींच के तो नहीं ला सकती। हाँ, मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, अपना ख्याल रख के फ़िज़िकल कुछ ऐसी अडेप्टैशंस करूँ, ठीक है, कि ताकि मेरी जो है तबीयत सेट रहे। बाकी इसके अलावा मौसम जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, वो एक निज़ाम है जो चलता आ रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो है हम जो खुद अपनी चीज़ें एडिशनल हम खुद जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दीज कंडीशंस आर वेरिएबल कंडीशंस, दीज इन्वायरमेंट्स आर वेरिएबल कंडीशंस, मॉडरेट टू एक्सट्रीम, दैट इज़ मॉडरेट टू एक्सट्रीम। अच्छा, ये जो इस वाली टर्म का मतलब होता है दैट इज़, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, एक एक चीज़ बताना बहुत लाजमी। इसका मतलब होता है दैट इज़, आप ये लिख लो कहीं पे, ठीक है। क्योंकि दीज इन्वायरमेंट्स है वेरिएबल कंडीशन, ये जो इन्वायरमेंट है इसमें वेरिएबल कंडीशंस होती हैं अलग अलग। कौन कौन सी करेंगे, दैट इज़ जो मॉडरेट टू एक्सट्रीम कंडीशन, जो क्या करती हैं, असर करती हैं ऑर्गेनिज्म पे, और फिर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में कुछ जैसे फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है अपनी बॉडी में। फिजिकल चेंजेस मैंने आपको बताया, जैसे कोई एक्सरसाइज कर ले, ठीक है। उसके अलावा जो वो खुद अपनी फिजिकल ही जो डेवलपमेंट कोई करता है वो कर ली उसने, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि कोई नेचुरल बॉडी में जो मैकेनिज्म हो रहा है ना, उसमें चेंजेस आना। जैसे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, वो 120/80 होता है, कहते हैं ना, हम कहते हैं, हमने नॉर्मली सुना होगा अपने बड़ों से कि अगर है ना 120 से जो ऊपर वाला जो है ना 120 से ज़्यादा हो गया तो आपका बीपी हाई, या नीचे वाले से 80 से कम हो गया तो आपका बीपी लो। तो इस हिसाब से जो है इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। या आपका हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट है पर मिनट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है, हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट। तो अगर इसमें थोड़ा चेंजेस आया तो हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो यही यहाँ पे करें कि हमें कुछ डेवलप करनी पड़ती है फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, किसके हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से। इन व्यू ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस, करेंगे अगर एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म को चाहिए कि वो अपनी इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को सुइटेबल लिमिट्स में रखे। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि बाहर वाले इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना वो हमारे हाथ में नहीं। हाँ, लेकिन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को लिमिट्स में रखना, कहते हैं ना कि किसी और की लिमिट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी लिमिट्स को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बजाय इसके कि दूसरों को कुछ बोले, आप पहले अपनी लिमिट्स में रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन हमें खुद को जो है हर चीज़ में, अच्छा ये वैसे भी हर इंसान को जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे आप हर जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना भी चेंज हो, कुछ भी हो जाए, उसमें कितने भी चेंजेस आ जाएं, लेकिन हमारी बॉडी उसको क्या करती है, सुइटेबल लिमिट में हमेशा रखती है। द बॉडी एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, करेंगे जो हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज़ आपको पता ही होगा, जैसे लिवर वगैरह हो गया, ऑर्गन ब्रेन हार्ट वगैरह, किडनी लंग्स, ये सारे हमारे ऑर्गन से सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये सिस्टम। और बॉडी फ्लूइड्स का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ब्लड, ठीक है, खून, इसके बाद हमारे पास हो गया लिम्फ, इसके बाद हमारे पास हो गया सीमेन,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास हो गया टेयर्स, ये हमारे क्या है, सारे बॉडी के क्या है, फ्लूइड्स हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, ये क्या है, सारे हमारे बॉडी, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट के हमारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे। कहते हैं दीज कंपोनेंट्स आर फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड। कहते हैं ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना, जो मैंने आपको अभी बताया, बॉडी फ्लूइड हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, सिस्टम हो गया, ये फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड है। वेल इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ये सारे मिलजुल के एक काम करते हैं एंड एफिशिएंटली। और कहते हैं कि इन कंपोनेंट्स को जो है कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, वो हमारे दो बॉडी के सिस्टम से मेनली वो इसको कंट्रोल करते हैं। पहला है हमारे पास एंडोक्राइन, दूसरा हमारे पास नर्वस सिस्टम। ये मिलके हमारे जो बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको आपस में वेल इंटीग्रेटेड मैनर में जो है कंट्रोल करती है और क्या करती है, हमारी बॉडी को एक अच्छा सा बैलेंस सिस्टम देती है, प्रोवाइड करती है। ये आपने चीज़ें याद रखनी जो मैंने हाईलाइट की। एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, ये आना चाहिए आपको। वेल्टर बी गेनन वाला आना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये ऐसी चीज़ें जो आपको या डेवलप फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। इसके बाद आ जाता है दीज सिस्टम इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शंस। करेंगे ये जो सिस्टम्स है ना, कौन से सिस्टम्स, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ये क्या करते हैं, हमारा जो होम्योस्टेसिस मैंने आपको जो बताया मैकेनिज्म होता है, उनको प्रॉपरली परफॉर्म करवाने में मदद करती हैं। क्योंकि होम्योस्टेसिस तो हो रहा है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इनको कंट्रोल कौन करता है, तो वो ये दो सिस्टम्स हमारे साथ मिलके होम्योस्टेसिस का जो फंक्शन परफॉर्म कराने में बहुत काम आती हैं। अच्छा, अगर हमसे पूछे कि कोई होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शन कौन कौन से, वो हमारे पास तीन है मेनली: ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, इन द बॉडी एंड एडजस्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन। और ये सारे सिस्टम्स क्या करते हैं, होम्योस्टेटिक, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन का क्या काम है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सपोज करिए हमारी बॉडी है, ठीक है, सपोज करें ये हमारी बॉडी। अब बॉडी का जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहेंगे, जो ये बाहर वाला है सारा ये क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, एच एस, ठीक है, एच एस, ठीक है, मतलब होम्योस्टेसिस। एच एस क्या करता है, हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसको क्या करता है, बैलेंस में रखता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना जो लाजमी समझूंगी, बहुत बेसिक चीज़ें पर आपको बताना ज़रूरी है। हमारे पास होम्योस्टेसिस मैंने आपको बताया, इसमें दो चीज़ें होती हैं। होम्योस्टेसिस मैंने आपको बोला ना, क्या लिखेंगे, एच एस, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के हमारे पास, अगर आपसे कोई पूछे बताएं एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, वो कौन से होते हैं, और अगर आपको बोले कोई एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, वो कौन से होते हैं, देखिए ये टर्म दोनों टोटली डिफरेंट है। आपको डिफरेंस पता होना लाजमी है कि एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है। देखें, होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया। एस्पेक्ट्स मतलब इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं, मतलब ये कौन कौन से काम करवाता है। सबसे पहला ओ आर, ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड थर्मो रेगुलेशन, थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन। ये इसके क्या है एस्पेक्ट्स, मतलब ये इन चीज़ों को हमारी बॉडी में कंट्रोल करेगा। अब आप पूछेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं और एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, तो ये आपको आगे टॉपिक्स में पता चल जाएगा। ठीक है। होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें एच एस की जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा ये वैसे कोई एब्रीवेशन है नहीं, एच एस मैंने आपको सिर्फ बताया कि हमारा टाइम बचे इसलिए बोल रही हूँ। एच एस मतलब होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास तीन है। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल सेंटर, थर्ड हमारे पास होता है बेटा जी
इफेक्टर, ये तीनों चीज़ें मिलके ये इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अच्छा, आप बोलेंगे कि मिस आपने बताया तो सही इन चीज़ों का, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है एलिमेंट्स। देखिए, मैंने आपको अभी बताया इसकी दो चीज़ें, एक बताया एस्पेक्ट्स, दूसरा बताया एलिमेंट्स। देखिए, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क मेनली ये है कि जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो ओ आर हो, चाहे वो टी आर हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, वो ये तीनों क्या एस्पेक्ट्स हैं। एलिमेंट्स जो है वो मैंने बताया, रिसेप्टर आर, इफेक्टर ई, कंट्रोल सेंटर सी सी। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं, मतलब कि हर एस्पेक्ट में ये तीनों चीज़ें आएंगी। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई काम करना हो, आपके घर पे कोई बंदा है, मतलब आपको किसी को किसी से काम है, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बंदा आपके घर पे आएगा। तो वो जो बंदा है वो क्या है, रिसेप्टर है, वो कोई इन्फॉर्मेशन ला रहा है आपके पास। आपका जो घर है वो कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि वो आपके पास लाएगा कोई काम। ठीक है, वो आपके पास क्या लाएगा, कोई काम। रुको मैं इसको थोड़ा मिटा के आपको सही से समझाती हूँ। ठीक है, सपोज़ करें कि जो रिसेप्टर है वो आया आपके घर पे। ठीक है, रिसेप्टर आपके घर पे आया, आपका जो घर है वो क्या है, कंट्रोल सेंटर है। अब वहाँ पे जो डिसीजन बनेगा, फिर वो जो है वो कौन लेके जाएगा, उसको इफेक्टर। अब देखें, होम्योस्टेसिस पे में बिल्कुल है। मुझे ये बताओ, कोई भी काम हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी में किसी बंदे को कोई भी किसी किस्म का किसी चीज़ का काम हो, तो सबसे पहले तो वो ज़ाहिर की बात है कोई मैसेज लाएगा। मैसेज बनेगा आपके घर में, आपके घर वाले डिसाइड करेंगे कि आपने इधर जो है वो ये जो डिसीजन है उसमें यस बोलना है और आपको डिसीजन में नो बोलना है। फिर जो है आप किसी बंदे को अपने को भेजोगे, इफेक्टर होगा वो, उसको भेजोगे, आप उसको बोलोगे जाओ जहाँ पे जो काम करना है वो जाके तू करके आ जा। ठीक है, बिल्कुल वैसे हमारी बॉडी में भी ऐसे होता है। ऑस्मो रेगुलेशन तो होगा, थर्मो रेगुलेशन तो होगा। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है वाटर और सॉल्ट बैलेंस तो होगा बॉडी में, टेम्परेचर बैलेंस तो होगा बॉडी में। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल बॉडी से तो जाएगा, लेकिन उसको करेगा कौन। हमसे अगर कोई पूछे बेटा करने वाला उसको है कौन, कौन करवाता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस कौन करवाता है हमारी बॉडी में, वाटर एंड सॉल्ट जो है उसको बैलेंस कौन करवाता है, कौन करवाता है। और हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन है, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, वो करवाता कौन है, कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो इस सारे का जो मैकेनिज़्म है उसमें ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स होना लाजमी। मतलब कि आप कोई भी एस्पेक्ट ले लें होम्योस्टेसिस का, उस एस्पेक्ट्स में तीनों एलिमेंट्स आना एनी हाउ क्या है, ज़रूरी है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, थर्मो रेगुलेशन हो, इन तीनों के तीनों में आपको रिसेप्टर चाहिए, आपको कंट्रोल सेंटर चाहिए,